guys, welcome back. So we are going to start a new course today that will be on nuclear physics. तो न्यूक्लियर फिजिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांच है. हम लोग केवल इसके एक निमित्त मात्र हैं कि हम लोग थोड़ी बहुत चीज़ें जो हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं. पूरा तो अभी तक कोई भी खोज नहीं कर पाया है इस पर. जहाँ तक कि न्यूक्लियर फिजिक्स की बात है, न्यूक्लियर फिजिक्स आजकल आधुनिक जो हमारा मॉडर्न डे जनरेशन है, इसमें जो रिसर्च का सबसे बड़ा टॉपिक होने वाला है, रिसर्च का एक बहुत बड़ी ब्रांच है जहाँ पे अभी भी खोज चल रही है. तो हम लोग जितनी अभी तक की जानकारियाँ हैं, मान लो अगर न्यूक्लियर फिजिक्स इतनी बड़ी है तो हम लोग समझ लो जो टीचर्स होते हैं वो भी सिर्फ इतना ही जानते हैं और जो हम लोग पढ़ते हैं वो भी सिर्फ इतना ही होता है. ठीक है ना. तो हम लोग जो इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं वो किस तरह से पढ़ने वाले हैं कि हम लोग एक्सपेरिमेंटल और जो थ्योरेटिकल है दोनों एस्पेक्ट देखने वाले कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या है, किस तरह से उसमें हम लोग अप्रोच करते हैं, और एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट किस तरह से हम लोग अप्रोच करने वाले हैं. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्टार्ट करते हैं. अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वही सिंपल सी बात, न्यूक्लियस से. ठीक है. तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं? वही हमारे पास एक एटम होता है, एटम में के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है. ठीक है ना. ये हमारे पास एक एटम का न्यूक्लियस होता है. ठीक. इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं. तो ये हमारा होता है न्यूक्लियस. ठीक है. और न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. ठीक भाई. अब देखो आगे. सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है इसकी खोज कहाँ से हुई थी. तो आई होप आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा, आप तक पढ़ते हुए चले आए कि रदरफोर्ड मॉडल के बारे में आपने सुना होगा. इसमें क्या करते हैं हम लोग? एक गोल्ड फॉइल लेते हैं. क्या करते हैं? एक गोल्ड फॉइल लेते हैं और इस गोल्ड फॉइल पे हम लोग अल्फा पार्टिकल्स क्या करते हैं? अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करते हैं. तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसमें ये देखा गया था कि जब भी अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल पे बॉन्डिंग इसकी करी जाती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो बिना डेविएट हुए निकल जाते हैं. कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे होते हैं कि जिनमें थोड़ी बहुत तो हमारा डेविएशन होता है, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स इस तरह के होते हैं जिसमें बोलो आगे, जिसमें पूरा का पूरा 180 डिग्री का रूपांतरण, ठीक है ना, पूरा का पूरा 180 डिग्री में वापस आ जाते हैं. तो मान लो अगर ये हमारी गोल्ड फाइल थी, इसको दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं कुछ इस तरह से. ठीक है ना. ये अल्फा पार्टिकल जा रहे थे. ठीक है. तो मान लो कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो सीधे निकल जाएंगे. ठीक है. कुछ अल्फा पार्टिकल्स होंगे जो थोड़े से डेविएट हो जाएंगे इस तरह से, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे होंगे जैसे वो जाएंगे टकरा के उस डायरेक्शन में वापस आ जाएंगे. तो यहाँ से एक थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाया गया था कि जो हमारा एटम होता है या जो कोई भी हमारा मटेरियल होता है उसमें कुछ तो ऐसा पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि हमारा अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ पर डेविएट करता है. ठीक है. वो इस तरह से फिर अज्यूम किया गया, इसमें काफ़ी खोजबीन हुई, तो इस तरह से फिर अज्यूमशन हुए कि ये जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होता है ये हमारा किसी भी एटम के सेंटर पे होता है. ठीक है. तो जब एटम के सेंटर पे पूरा का पूरा चार्ज होता है तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये अगर हमारा पूरा का पूरा एटम है, एटम में ये हमारा सेंटर पे चार्ज है. ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज. जो प्रोटॉन हमारा होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है. तो देखा गया कि जो एटम का मैक्सिमम स्पेस होता है वो तो खाली होता है. मैक्सिमम स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी. ठीक है. ये चीजें आपको किस तरह से समझ आएंगी? देखो ध्यान से. पहले तो आपको याद क्या रखना है कि मैक्सिमम स्पेस ऑफ अ एटम of an atom is empty. ठीक है. अब देखो थोड़ा सा आइडिया इसके जो साइज होता है इसको लगाने का करते हैं. किस तरह से ये साइज जो कितना एम्प्टी होता है कितना फुल होता है इसको हम थोड़ा आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो डायमीटर या जो इसका रेडियस होती है, या मान सकते हैं कि जो न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो किसके ऑर्डर की होती है? 10⁻⁻15 के ऑर्डर की होती है, या बोल सकते हैं कि लेस देन 10⁻⁻14. ठीक है ना, मीटर. ठीक है. जनरली हम 10⁻⁻15 में पढ़ते हैं. क्यों पढ़ते हैं इसको भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो 10⁻⁻15 होती है वो उसको बोलते हैं 10⁻⁻15 मीटर इज इक्वल टू 1 फेम्टोमीटर. क्या बोलते हैं इसको? 1 फेम्टोमीटर. तो जनरली जो ये रेडियस वगैरह होती है इनको फेम्टोमीटर में, जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है इसको जनरली फेम्टोमीटर में ही रीड करते हैं. ठीक भाई.
दूसरी चीज़, जो एटम होता है, जब मान लो अगर हाइड्रोजन एटम की बात करी जाए, तो ये जो रेडियस होती है, जो हाइड्रोजन एटम की जो किसी भी एटम की अगर बात करें, तो जो फर्स्ट शेल होती है, फर्स्ट शेल की जो रेडियस होती है वो कितने ऑर्डर की होती है, 10⁻⁻10 मीटर, अर्थात एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है, 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है, मतलब कम ज़्यादा थोड़ा बहुत। हाइड्रोजन एटम के लिए बात करी जाए तो 0.53 आपने पढ़ा होगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम इस तरह, सॉरी हाँ 0.529 एंगस्ट्रॉम इस तरह से होती है हाइड्रोजन की। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग वेरी करती है, ठीक है। उसका भी अलग अलग, आपने अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा अभी तक, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में फॉर्मूला आता है रेडियस निकालने का, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें वहाँ से हम निकालते हैं। अब देखो यहाँ तक बात समझ आ रही है कि जो रेडियस है हमारी एटम की, किसकी, एटम की जो रेडियस है वो हमारी ऑफ द ऑर्डर 10⁻10 मीटर है, और जो न्यूक्लियस की रेडियस है वो हमारी ऑफ द ऑर्डर 10⁻15 मीटर की है, यानी ये हमारे एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की है और ये हमारा फेम्टोमीटर के ऑर्डर की है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब इससे हम थोड़ा सा आइडिया किस तरह से लगाते हैं कि एक्चुअल में इसका साइज क्या है। अब देखो ध्यान से, मोटा मोटा आइडिया लगाते हैं, थोड़ी सी जगह बनाते हैं। देखो ध्यान से, हम लोगों ने क्या देख लिया कि जो एटम की रेडियस है वो 10⁻10 मीटर के ऑर्डर की है, और जो हमारी न्यूक्लियस की रेडियस है वो 10⁻15 के ऑर्डर की है, मीटर के ऑर्डर की, ठीक है। तो अगर अपन आइडिया लगाएं एक किसी भी एटम के लिए, तो ध्यान से देखो कि ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस, और ये क्या है, उसके फर्स्ट ऑर्बिट में या फर्स्ट शेल में रोटेट करता हुआ हमारा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक भाई। अब देखो ध्यान से, हम लोग एक रेशियो निकालते हैं। रेशियो किसका निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं हम लोग एटम की रेडियस का अपॉन एटम की रेडियस अपॉन जो न्यूक्लियस की रेडियस है, ठीक है। अब देखो इस ये जो रेशियो आता है वो कितना आता है, देखो ध्यान से, एटम की रेडियस ऑफ द ऑर्डर 10⁻10, सॉरी ऑफ द ऑर्डर -10 मीटर के ऑर्डर, ठीक है। और ये कितने ऑर्डर की है, ये हमारी 10⁻15 मीटर, सही है। तो कितना आया, ये रेशियो हमारा आ जाएगा 10⁵ मीटर। मतलब समझ रहे हो, 10 के आगे, सॉरी 1 के आगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 1,00,000, 1 मीटर नहीं, मीटर कट, ठीक है ना, 1,00,000 गुना। ये तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन से ज़्यादा हो जाता है, लगभग हम लोग 10⁻14 के ऑर्डर की, जो उसकी हमारी रेडियस होती है हाइड्रोजन एटम की, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो मान लो 0.5 मीटर के आसपास की होती है, ठीक है ना। तो लगभग हम 10⁻14 ले लेते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन हम लोग अच्छा खासा मान के चलते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल रफ कैलकुलेशन करें, थोड़ा सा अच्छा अप्रोक्सीमेशन करते हैं, तो 10⁻4 के आसपास, फिर भी बहुत अच्छा रेशियो है, 10,000 के आसपास, ठीक है। और भी ये जो अप्रोक्सीमेटली निकलता है एक्चुअल में, वो लगभग आता है 50,000 के आसपास, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट डाटा रख के करेंगे तो लगभग 50,000 60,000 के आसपास का ये रेशियो आता है। तो आप खुद समझो 10,000 से 50,000 तक का ये रेशियो आएगा, तो खुद आइडिया लगाने का अगर कोशिश करें, देखो ध्यान से कि एक्चुअल में कितना बड़ा है ये हमारा जो एटम है, और उसके कंपैरिजन में कितना छोटा है न्यूक्लियस, कितना छोटा होता है न्यूक्लियस। कि देखो ध्यान से, लेट अस सपोज हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिकल लाइफ में बात कर रहे हैं। देखो लेट अस सपोज हमारे पास एक बॉल है, बॉल मान ली हमने 5 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर रेडियस की हमने एक बॉल ली, ठीक है, उसको माना हमने न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो अगर हम इतनी रेडियस का न्यूक्लियस मान रहे हैं, तो अगर इसके रिस्पेक्ट में हम एटम का एक निर्माण करना चाहें, एक ऐसा एटम बनाना चाहें जिसका न्यूक्लियस 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला हो, इसके लिए अगर न्यूक्लियस बनाना होगा तो कितने का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 50,000 का। तो 5 सेंटीमीटर गुणा 50,000, करेक्ट है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो, 10⁻2, करेक्ट है। ये 2 जीरो से 2 जीरो मर गया, क्या बचा, 2500 मीटर। अगर 2500 मीटर है तो लगभग कितना हो गया तुम्हारा, 2.5 किलोमीटर। 1 मीटर में 1,000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होता है ना, तो 250 2,500 रहेगा। कितना हो गया तुम्हारे पास, 10⁻
सॉरी 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। आप खुद सोचो, इतनी बड़ी मैंने एक बॉल ली हुई है, उसको अगर न्यूक्लियस मान करके एक एटम बनाएं तो उस एटम की जो रेडियस होगी वो 2.5 किलोमीटर बाद होगी। यानी अगर हम 2.5 किलोमीटर बड़ा एक एटम का निर्माण करते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में जो न्यूक्लियस आएगा वो हमारा 5 सेंटीमीटर का आएगा। आप खुद आइडिया लगाओ कि अगर 10 मीटर का एटम है, इतना बड़ा एटम है, तो इसके लिए जो न्यूक्लियस आ रहा है वो 10⁻15 का जो आ रहा है न्यूक्लियस, ये कितना छोटा होगा, कितना छोटा होगा। बात समझ आ रही है? तो एक्चुअल में जो न्यूक्लियस होता है ये अपने आप में इतना छोटा होता है कि हम लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कितना छोटा है। अब फिर सोचो, फिर देखो आगे आ जाओ कि जब न्यूक्लियस इतना छोटा है तो इसमें होते क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या होते हैं हमारे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। अब अभी तक जब मान लो जब पहले की अगर बात करें तो प्राचीन काल की अगर बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ये नहीं समझता था कि इनको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले जब, तो अगर शुरुआत की बात करें, जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम लोगों ने क्या सीखा है कि जो एटम होता था जब शुरुआत में माना गया था तो एटम को इस तरह से माना गया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, सॉरी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एनी मैटर, एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो हमारी एटम होती है। लेकिन धीरे 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 हमारा जो एटम है उसको भी कैटेगराइज किया गया कि उसमें एक न्यूक्लियस होता है, जैसे रदरफोर्ड मॉडल हुआ, ठीक है ना, प्लम पुडिंग मॉडल, इतने अपने मॉडल, डाल्टन्स मॉडल हुआ, ठीक है ना, बोर्स मॉडल। तो इस तरह से धीरे 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 हमने क्या सीखा कि जो एटम है उसको भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, सॉरी डिवाइड किया जा सकता है उस न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन्स में। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे खोज हुई है तो उसमें हमें क्या पता चल रहा है कि जो न्यूक्लियस है इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे अगर हम बात करें तो पहले समझा जाता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये तीनों के तीनों ऐसे पार्टिकल है जिनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है कि अब इनको अगर हम तोड़ेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये हमारे जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इस तरह से मानना जाता था। बट धीरे धीरे उसके बाद भी हमारी ये खोज जब आगे बढ़ी तो हमें पता चला कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये भी आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, ये आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फंडामेंटल पार्टिकल होता है। अभी हम लोग इस कोर्स के लास्ट में, इस कोर्स का जब एंड करेंगे उसके बाद हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स पे एक नया कोर्स लेके आएंगे। उसमें हम लोग, अभी ये आपकी ज़्यादा इसमें इस कोर्स में आपको ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है, क्वार्क क्या होता है, ये जो हाइड्रॉन, लेप्टॉन, ये सब आपको इसमें सीखने की भी कोई खास जरूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ न्यूक्लियर फिजिक्स पे फोकस करेंगे, केवल न्यूक्लियस पे फोकस करेंगे, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे फोकस करेंगे। हम लोग इसके अंदर नहीं जाएंगे कि प्रोटॉन को डिवाइड करते हैं, न्यूट्रॉन को डिवाइड करते हैं। लेकिन अभी शुरुआत में आपको ये जानना जरूरी है कि इस तरह की भी चीजें होती हैं कि प्रोटॉन को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, कि किस तरह से क्वार्क से आपने पढ़ा भी होगा, किस तरह से दो अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क मिला के ये बनता है, किस तरह से दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क मिला के ये बनता है। तो ये सारी चीजें अभी आप इस आइडिया लेके चल रहा है। अभी हम लोग आज कुछ ज़्यादा सीख नहीं रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि अगर हम लोग जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ें तो न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते वक्त हमको ये न लगे कि हम कुछ एकदम विचित्र दुनिया में आ गए हैं और हमें तो बिल्कुल ये परियों की कथा एकदम से नहीं होती कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, एक अजीब सी चीज़ें हमें लगें। तो इस तरह का आपको फील नहीं आना चाहिए। तो आपको इससे चिर परिचित अंदाज में एक बार आपको सीख लेना है कि जो एटम है वो भी मेरे भाई जैसा है, जो न्यूक्लियस है वो भी मेरे भाई जैसा है। तो अब इनको हम स्टडी कर रहे हैं, इनके बारे में फर्दर सीख रहे हैं, किस तरह की इसमें रिएक्शंस होते हैं, किस तरह से हम लोग इसको स्टडी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। तो एक आइडिया आपको एक्चुअल में लगा होगा कि कितना बड़ा होता है जो हमारा न्यूक्लियस होता है, कि जो एटम के कंपैरिजन में वो कितना छोटा है, जो एटम है वो एकदम छोटा है, तो उसमें जो न्यूक्लियस है कितना छोटा, ठीक है। तो इस तरह से आप एक आइडिया लगा के चलो, ठीक भाई। और क्या सीख रहे थे? तो हमने ये चीज़ सीख ली कि हमारे पास एटम है, एटम के पास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हम लोग क्वार्क्स में। तो लेकिन उसकी भी बात नहीं करेंगे हम लोग, सिंपल कहाँ तक रहेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लेवल तक, ठीक है। अब देखो हम लोग चलते हैं आगे। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ आई होगी। अब हम लोग थोड़ी सी न्यूक्लियस पे आगे फर्दर बातें करते हैं।
कि किस तरह से हम लोग न्यूक्लियस के बारे में समझेंगे, किस तरह से न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है, क्या उसकी रेडियस होती है, इन छोटी छोटी चीज़ों पे पहले फोकस कर लेते हैं। मतलब बेसिक जो है उसको आज पूरा कवर करके चलते हैं, तब आगे आपको चीज़ें सीखने में कल और मजा आएगा। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग न्यूक्लियस की बात करें, जैसे सपोज दैट हमने क्या देखा कि हम लोग अगर अपनी धरती माता की बात करें, किसकी बात करें, धरती माता की, तो जो धरती माता होती है, हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी में अगर आप खुदाई करना शुरू करो, ठीक है, तो आप जैसे जैसे पृथ्वी में नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे आपको जो अर्थ की जो मिट्टी है या जो भी वहाँ मटेरियल है, उस मटेरियल की जो डेंसिटी है वो आपको बढ़ती हुई मिलेगी। कि मान लो आप सरफेस पे देखेंगे तो डेंसिटी कुछ अलग होगी, आप खुदाई करके 1 मीटर अंदर देखेंगे तो डेंसिटी कुछ अलग होगी, आप और अंदर खुदाई करके देखेंगे तो डेंसिटी कुछ और ज़्यादा होगी, आप जैसे जैसे अंदर जाएंगे डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, बट न्यूक्लियस की केस में अगर हम डेंसिटी की बात करें तो कुछ किस तरह की होती है, देखो ध्यान से देखो, मान लो अगर ये न्यूक्लियस है हमारा, अब हम एटम की बात नहीं करेंगे, अब हम किसकी बात करेंगे, केवल न्यूक्लियस की। ठीक है, अगर हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है तो जैसे जैसे आप सेंटर से सरफेस की तरफ बढ़ते हैं तो होता क्या है, जो इसकी डेंसिटी है वो किस तरह से वेरी करती है, इसको एक ग्राफ की हेल्प से हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, इधर आप जो रेडियस है उसको वेरी कराएंगे और इधर हम क्या देखेंगे, डेंसिटी देखेंगे। तो ऑलमोस्ट रेडियस 0 से लगा करके ये कांस्टेंट चलिए, मतलब ये एक बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट होता है कि भाई देखो, अगर कोई भी एक आपके पास स्फीयर है, तो स्फीयर फॉर्म में कोई एक मैटर है, तो उस पर आप जैसे जैसे अंदर जाओगे तो डेंसिटी तो कॉमन सेंस से बढ़नी चाहिए, लेकिन न्यूक्लियस के केस में ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि डेंसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, डेंसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है जब तक कि हम लगभग 90% रेडियस तक नहीं पहुंच पाते हैं, या लगभग पॉइंट ना, ये अगर हम बात करें तो लगभग हम तक पॉइंट इधर बनाते, देखो यहाँ मान लिया 0.9 R है। ठीक है, तो 0.9 R तक लगभग जब नहीं पहुंच जाता तब तक हमारी डेंसिटी लगभग कांस्टेंट रहती है। बट जैसे जैसे हम लगभग सरफेस पहुंचते हैं तुरंत इसकी डेंसिटी जो होती है हल्की सी कुछ ड्रॉप होती है। ठीक है, और तब ये जाके 0 पे होती है, इस तरह से। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो इसका सिंपल मतलब ये है कि जो डेंसिटी है वो तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, और इसका सिंपल जो मीनिंग निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि देखो आप यहां से यहां तक बढ़े तो जो फोर्स है वो कोई इस तरह का नहीं है कि जो सेंटर की तरफ लग रहा हो। बात समझ आ रही है? अब जैसे हम ग्रेविटेशन की बात करें, अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें तो ग्रेविटेशन में क्या होता है, जो फोर्स होता है वो फोर्स हमारा सेंट्रल फोर्स होता है, फोर्स हमारा सेंट्रल फोर्स होता है। लेकिन न्यूक्लियस के केस में जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो हमारा सेंट्रल फोर्स नहीं होता है, क्योंकि अगर सेंट्रल फोर्स होता तो जो सारा का सारा फोर्स है वो सेंटर की तरफ तरह से डायरेक्ट करता, बट उसकी जो डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ नहीं, रैंडम है बिल्कुल। ये नहीं कि यहाँ पर कोई बिल्कुल सेंटर की तरफ जा रहा हो तो उसे डेंसिटी पे फर्क पड़ेगा, तो इस तरह से नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो हमारा सेंट्रल फोर्स नहीं होता है। बात क्लियर है? यहाँ पे 0.9 R था और यहाँ लगभग ये 0.1 R तक ये वैरी करता है, फिर उसके बाद ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से चलता है। ठीक है, तो कुछ रिजल्ट आप यहाँ से देखें कि जो भी हमारा डेंसिटी है इसमें कोई शार्प बाउंड्री आपको नहीं मिलेगी कि एकदम से डेंसिटी जो है ये चेंज हुई है, ये शार्प बाउंड्री नहीं, ये आपकी हल्की सी टिल्टेड बाउंड्री। तो लगभग जो चेंज होती है डेंसिटी वो बिल्कुल कहाँ पे जाके चेंज होती है, बिल्कुल सरफेस के आसपास। समझ आ रहा है? अब डेंसिटी होती कितनी है इस पे अभी हम आज चर्चा अपन नहीं कर रहे हैं, इस पे हम लोग कल चर्चा करेंगे, इसका जो फॉर्मूला वगैरह निकल के आता है उस पर कल बातें करेंगे। आज हम लोग सिर्फ एक इंट्रोडक्शन टाइप में पढ़ रहे थे कि क्या होती हैं चीज़ें, किस तरह से हम लोग न्यूक्लियस को समझते हैं, किस तरह से हम लोग जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है न्यूक्लियस की उसको बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की जो बातें वो आपको समझ आई होंगी। तो देखो बिल्कुल हाथ पैर जोड़ के, मतलब जो होता है ना अस्त्र शस्त्र बांध के तैयार हो जाओ। ठीक है ना, पूरा न्यूक्लियर जो फिजिक्स है उस पर हम लोग युद्ध करने की तैयारी बना चुके हैं, आज हम लोग धावा बोल दिए हैं।
ठीक है। अभी आपको सिर्फ एक था ना कि वो हाउस द जोश करके थोड़ा सा ना इंट्रोडक्शन दिया जाता है, अभी तो लड़ाई शुरू हुई नहीं है, ठीक है ना। तो कल से इसकी हम लोग लड़ाई शुरू कर देंगे, एकदम बेहतरीन अंदाज में हम लोग सीखने वाले हैं सारी चीज़ें। तो इस कोर्स में आप बने रहें, आगे तक मेरा साथ देंगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। और बाकी तो सब आप जानते हैं, समझदार लोगों को, कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं समझाया जाए, ठीक है। छोटे बच्चों को बताना पड़ता है वीडियो लाइक करो, आपको तो बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी नहीं बताना पड़ेगा चैनल सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है, वो तो पता है, कर ही लोगे। तो चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में। थोड़ी सी आप चीज़ें चाहना तो इसके बारे में और पढ़ने की कोशिश करो, बुक्स वगैरह ज़रूर रीड करो, ठीक है ना। जो आपको रेकमेंड करूँगा मैं, वो आर्थर बाइजर की बुक रेकमेंड करूँगा, कि काफ़ी अच्छी बुक है, आप उसको पढ़ें, ठीक है। तो बुक्स वगैरह ज़रूर पढ़ें। बुक्स पढ़ने से क्या होता है कि आपकी जो कॉन्सेप्ट की तरफ जो समझ होती है, जो प्यार होता है, वो ज़्यादा बढ़ने लगता है, ठीक है। तो आर्थर बाइजर आप सजेस्ट कर सकते हैं, मतलब मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, आप क्या सजेस्ट करोगे, ठीक है। और आप अगर बहुत इतना अच्छा नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल एवरेज लेवल पे पढ़ना चाहते हैं, तो आप कोई भी इंडियन ऑथर या आप कोई भी जो आपकी रेफरेंस बुक्स होती है, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलो, आई होप आज की क्लास आपको पसंद आएगी। अब मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास में कुछ और एडवांस लेवल की बातें करेंगे। तब तक के लिए प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।